Yes, good evening, everyone. Very good evening to all of you. I hope you people are really doing well. Okay, so please do let me know in the chat section whether I'm audible as well as visible to you all. All right, so in the previous class, we were talking about the segments related to agriculture. Today, officially is the last class for this semester. पहले मुझे कंप्लीट करने देना, फिर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं. वैसे आप रुकते नहीं है, बट स्टिल मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम कुछ भाग एग्रीकल्चर का देखेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी की एक थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, राइट. बट अब है ये कि जब भी हम ये प्रोस्पेक्ट पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, इट इज रियली इम्पॉसिबल कि हम 20-22 क्लास के अंदर पूरी ज्योग्राफी को खत्म कर लें, और वो भी 1.5 घंटे की क्लास में, राइट. सो व्हाट वी विल डू इज, व्हाट आई हैव डन रादर इज, आई हैव केटर्ड सम फ्यू इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे, जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के बेस बनाने के लिए जरूरी होते हैं, उन सारे सेगमेंट्स को मैंने कवर किया है, राइट. अब बात आती है आगे वाले सेमेस्टर में हम क्या करेंगे. नेक्स्ट सेमेस्टर वी वुड बी हैविंग जस्ट फिजिकल ज्योग्राफी का सेगमेंट. उसमें 30-35 क्लास में सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और फिर इंडियन ज्योग्राफी. तो ये इस तरीके से चलेगा. एवरी सेमेस्टर यू विल बी मीटिंग मी, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली वी विल हैव टू डील विद दिस सब्जेक्ट. फेयर इनफ. सो नाउ without wasting time, let's come back and we will start with the aspect of where we left in the previous class. पिछली क्लास के अंदर हमने राइस की जितनी भी पद्धतियां हैं, यानी कि जो ट्रांसप्लांटेशन पद्धति है और जो उनकी वेराइटीज हैं, उन सबको देख लिया. अब आज हम बात करेंगे वीट से. वीट के बारे में बता दिया था क्या? प्लीज डू लेट मी नो. No, all right, sir. चलिए, now we are going to start with the aspects of wheat. Wheat as a crop अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है बच्चा कि जो wheat as a crop है, wheat as a crop जब हम देखते हैं, wheat is a rabi crop. wheat is a rabi crop. और जब rabi crop है, मतलब ये ऐसी क्रॉप है जो कि विंटर क्रॉप के रूप में देखी जाती है. मतलब जहां पे भी आपको ठंड दिखाई देगी और ठंड में थोड़ी सी रेनफॉल हो जाती है, उन रीजन्स के अंदर दुनिया में वीट को ग्रो किया जाता है. ये राइस के जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है. इसको इतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती जितना राइस को पानी की आवश्यकता होती है. और अगर हम बात करें, ये जो वीट है, जो राबी क्रॉप है, इस राबी क्रॉप का मतलब क्या है? राबी क्रॉप का मतलब है इसे सो किया जाता है. सोइंग जब इसकी होती है, दिस इज ड्यूरिंग विंटर, मतलब अक्टूबर के अराउंड ये स्टार्ट हो जाता है. और उसके बाद इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो विंटर के अंदर पड़ेगा. सो सोइंग अक्टूबर में है, जो इसका ग्रोइंग टाइम है वो आपको दिसंबर के अंदर दिखाई देगा, और जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो स्प्रिंग टाइम में होती है, राइट. हार्वेस्टिंग जो है ये आपको स्प्रिंग में दिखाई देगी, राइट. व्हीट जो है भारत के अंदर बहुत से राज्यों के अंदर ग्रो किया जाता है. अगर हम मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन्स की बात करें, मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन्स की बात करें, तो कौन कौन से मेजर रीजन्स होंगे जो कि व्हीट को ग्रो करते हैं? सबसे पहले आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना. पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है. अब देखो एक बात क्या है, पंजाब,
उसके साथ साथ हरियाणा, उसके साथ साथ वेस्टर्न यूपी, है ना, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, देन कुछ भाग नॉर्दर्न राजस्थान का है। यहां पे वीट को ग्रो किया जाता है। इन एरियाज के अंदर वीट को ग्रो किया जाता है। अगर आप वीट के लिए बात करें, सो एनुअल रेनफॉल जो चाहिए, जो एनुअल रेनफॉल वीट के लिए चाहिए होती है, दिस एनुअल रेनफॉल इज वेरिंग बिटवीन 75 सेंटीमीटर तक चाहिए, है ना, 75 टू 100 सेंटीमीटर, 75 टू 100 सेंटीमीटर। एंड मोर ओवर वी ऑल्सो रिक्वायर नॉट जस्ट द एनुअल रेनफॉल, रादर वी ऑल्सो रिक्वायर, ये एनुअल रेनफॉल के साथ साथ बेटा हमें यहां पे बात करनी है टेम्परेचर की। जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तब हमें पता लगेगा कि टेम्परेचर 15 से अगर 20 या 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है तब भी वीट को हम ग्रो कर सकते हैं, तब भी वीट को हम ग्रो कर सकते हैं। ये वीट की एक कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर यहां पे सॉइल की बात आती है तो सॉइल अगर लोमी कैरेक्टरिस्टिक की सॉइल है तो भी हम वीट को ग्रो कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात यहां पे होती नहीं है। ठीक है, बस एक बात है, हम वीट जो है, वीट कैन नॉट टॉलरेट, वीट कैन नॉट टॉलरेट waterlogged soil, waterlogged soil, wheat cannot tolerate waterlogged soil, मतलब यानी कि ये ऐसी सॉइल के अंदर wheat grows in those regions, wheat grows in well drained soil, in well drained soil, ऐसी सॉइल जो कि बहुत अच्छे से ड्रेन होती है, मतलब जिसमें पानी रुकता नहीं है, होल्ड नहीं होता, ऐसी सॉइल के अंदर ये ग्रो होता है। इसके अंदर हमें लोमी सॉइल देखने को मिलती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एज फार एज व्हीट इज कंसर्न्ड, राइट। बट एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इफ यू कंपेयर इट विद, इफ वी कंपेयर इट, if we compare it with rice, wheat shows higher productivity in India due to better इनपुट मैनेजमेंट, बेटर इनपुट मैनेजमेंट के कारण, राइट। मतलब यह है कि हमने क्या किया हुआ है, बेटर इनपुट मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छे से हम वीट को ग्रो करते हैं, प्यार से, ज्यादा कुछ ऐसा राइस की तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। वाटर लॉग्ड का मतलब क्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें पानी एकदम क्या हो जाए, स्टेगनेट हो जाए, वैसी सॉइल नहीं चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया वीट की कंडीशन। हमने बहुत अच्छे से बेटर इनपुट मैनेजमेंट से वीट को ग्रो करने की कोशिश की है, एंड दैट इज समथिंग विच वी अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ जी, ये फर्स्ट स्लाइड है। इसके बाद आते हैं अगला। हाँ, वीट और राइस एक ही मिट्टी में हो सकते हैं, बट अगर आप ब्लैक सॉइल की बात करोगे तो वीट को ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं साइड ही रहता हूं ताकि आपको दिखता रहे। फटाफट लिखिएगा। डन, हटा दूं, आगे बढ़ूं। चलिए, मूविंग अहेड। अब हम आते हैं अगली क्रॉप के ऊपर, जिसे हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, मिलेट्स की जहां तक बात आती है, मिलेट्स की जहां तक बात आती है, व्हाट एग्जैक्टली दीज मिलेट्स आर? मिलेट्स आर also the category of, also a category of cereals with rough texture। थोड़ा सा टेक्सचर क्या होता है इसका, रफ होता है, रफ टेक्सचर होता है, मोटे अनाज को बोलते हैं, है ना, रफ टेक्सचर एंड
कोर्स ग्रेन्स, रफ टेक्सचर एंड कोर्स ग्रेन्स। एक बात तो ये याद रखनी है कि इसके अनाज के दानों से थोड़ा मोटे दाने यहां पे देखने को मिलते हैं, इसलिए कोर्स ग्रेन्स कहते हैं। कोर्स ग्रेन का मतलब बड़े ग्रेन्स है। फिर दूसरा, मिलेट्स आर रिच इन, मिलेट्स आर रिच इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस के अंदर बड़े ही ये रिच होते हैं, रिच इन न्यूट्रिशंस, है ना, रिच इन न्यूट्रिशंस। उसके बाद थर्ड जो यहां पे पॉइंट आपको याद रखना है, मिलेट्स रिक्वायर 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब कोई ज्यादा रेनफॉल की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इसको ऐसे एरियाज में भी ग्रो किया जा सकता है जो ड्राई लैंड है, जो ड्राई लैंड है वहां पे भी ये ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि रेनफॉल की आवश्यकता कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब एक बात बताओ, अगर ये ड्राई लैंड में ग्रो किया जा सकता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो मिलेट्स है ये ड्रॉट को मैनेज करने में मदद करते हैं? यस, दे आर हेल्पफुल इन ड्रॉट मैनेजमेंट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, है ना, ड्रॉट मैनेजमेंट। डन हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर मिलेट्स कितने तरीके के होते हैं? मिलेट्स ना बेटा हम 3 तरीके के देख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे मिलेट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम 3 देख रहे हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, हम देख रहे हैं 3, वी आर ऑब्जर्विंग जस्ट 3। वैसे तो आप जो कुट्टू का आटा खाते हैं व्रत के दौरान वो भी मिलेट्स ही हैं, ज्वार, बाजरा, एंड थर्ड हेयर वी हैव रागी। जो लार्जेस्ट मिलेट क्रॉप है दैट इज ज्वार, लार्जेस्ट मिलेट क्रॉप इन ज्वार। लार्जेस्ट मिलेट क्रॉप जो है वो कौन सी है? अब समझ में आ गया होगा जो पूछ रहे थे कि क्या होता है मिलेट। लार्जेस्ट मिलेट क्रॉप इज ज्वार एंड ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, यूपी में बहुत फेमस है ज्वार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा। ये हो गई एक तरीके की क्रॉप जिसे हम ज्वार भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाजरा। बाजरा आपको पता होगा बहुत सारे रीजन्स में ग्रो किया जाता है राजस्थान के, क्योंकि ये ड्राइएस्ट मिलेट है। बाजरा जो है इट इज नोन एज ड्राइएस्ट मिलेट एंड सबसे ज्यादा ये आपको राजस्थान के लोग खाते हुए देखने को मिलेंगे, ड्राइएस्ट मिलेट, एंड इट रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है बाजरा को ग्रो करने के लिए। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, इन 3 जगहों पे इसे ग्रो किया जाता है। राइट, सो चलिएगा इसको ना ऐसे कर लेते ताकि रागी को भी हम लिख लें यहीं पे, है ना। रागी जो है ये रिलेटिवली, रागी इट रिक्वायर्स रिलेटिवली, इसको यहां से भी हम थोड़ा सा अलग कर ही देते हैं। चलिए, इट रिक्वायर्स relatively
less, relatively more amount of water. Relatively more amount of water. है ना, इसको रिलेटिवली ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, as compared to other millets. Then नेक्स्ट भाग क्या है? एज कंपेयर टू अदर मिलेट्स, नेक्स्ट भाग क्या है? इट इज ग्रोन इन नॉर्दर्न कर्नाटका। नॉर्दर्न कर्नाटका, कर्नाटका इसका लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, लीडिंग प्रोड्यूसर भी है। नॉर्दर्न, इट इज ग्रोन इन नॉर्दर्न कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड some parts of महाराष्ट्र। ये जो रागी है, इट इज रिच इन कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम की बहुत अधिकता होती है। इट इज रिच इन कैल्शियम। ये हो गया मिलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, झारखंड भी है, बहुत सारे राज्य हैं, कई कई पैचेस में होता है, बट जहां लार्जली ये ग्रो किया जाता है, मैं उन रीजन्स की आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, तो मिलेट्स आर डन। इसके बाद हम जो अगली क्रॉप पढ़ रहे हैं, लिख लिया तो प्लीज टू लेट मी नो। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें मोटा अनाज कहते हैं, कोर्स ग्रेन्स लिखा है ना बच्चा, यहां पे लिखा है ना, कोर्स ग्रेन्स। चलिए नोटेड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हम अगले भाग पे चलते हैं जिसे हम पल्सेस के नाम से जानते हैं, दालें। देखिएगा, पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें। अब दालों को देखें तो क्या है इनके साथ कहानी। ये प्राइमरी सोर्स है प्रोटीन का, राइट। दीज आर, जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनके लिए तो प्राइमरी सोर्स है। दीज आर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आर grown in rotation for better land use management। अगर आप अपनी लैंड को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लैंड को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए, लैंड यूज मैनेजमेंट के लिए, लैंड यूज मैनेजमेंट के लिए पल्सेस को ग्रो किया जाता है, राइट। दिस वॉज नेग्लेक्टेड, ओहो, दिस वॉज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हरित क्रांति हुई तब उसमें इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। दिस वॉज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में तो इसको नेग्लेक्ट कर ही दिया था, उसके साथ साथ हम दुनिया की 25% पल्सेस को ग्रो करते हैं आज, बट फिर भी नेट इंपोर्टर है ना। इंडिया ग्रोज approximately 25% of the pulses of world, but still we are dependent on imports.
we are dependent on imports due to हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन। भारत में खुद का ही कंजम्पशन इतना ज्यादा है जिस वजह से हमें इसका इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रोअर भी हैं। दुनिया की 25% वीट हम 25% वीट। बिल्कुल देव शर्मा एकदम सही है, बिल्कुल देव शर्मा एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें, इट रिक्वायर्स लेस वाटर, रेनफॉल should be around 50 to 75 सेंटीमीटर। 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल के अंदर भी ये ग्रो हो जाता है। अगर ये लेस वाटर रिक्वायर करती हैं, इसी कारण से इन्हें हम दे आर रेफर्ड एज ड्राई क्रॉप्स। I'm sorry, they're referred as dry crops. They are referred as dry crops, है ना। जैसे अगर आप देखोगे अरहर को आप देखोगे, अरहर की जो दाल होती है, तुर दाल, है ना, अरहर और तुर दाल जो है ये आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो होते हुए दिखाई देगी। ये आपको लार्जली कहां पे दिखाई देगी? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ एक बात ये भी याद रखना कि ये जो अरहर की दाल है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में ज्यादा ग्रो की जाती है, क्योंकि सांबर अरहर की दाल से बनता है, इसलिए वहां पे तो इसका कल्टीवेशन होगा ही, है ना। अरहर की दाल हो गया। अब इनके इंग्लिश के नाम है ना बेटा, मेरे को थोड़ा सा, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं इसलिए इंग्लिश के नामों में थोड़ा सा कच्चा हूं, तो आप इनके एक बार इंग्लिश में नाम देख लीजिएगा कि वैसे तो इसको पिजन पी कहते हैं, है ना। मसूर, देन वी मसूर को हम लेंटिल्स कहते हैं। मसूर, लेंटिल्स, ये नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में ग्रो की जाती है। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें, मसूर के साथ साथ यू विल हैव अरहर हो गया, मसूर हो गया, उड़द, है ना, उड़द, ब्लैक ग्राम जिसको कहते हैं, ये साउथ इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। फिर उड़द के बाद मूंग, मूंग ईस्टर्न इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। मूंग ईस्टर्न इंडिया, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव सीन पल्सेस। तो ये जो कहानी है वो किसकी है? पल्सेस की कहानी है। डन रहा? आगे बढ़ा जाए। चलिए, नोट कर लिया? लेग्यूमिनस प्लांट है, बिल्कुल सही है। मैं आपको मेजर रीजन्स बता रहा हूं जहां पे ये दालें ग्रो की जाती हैं, है ना मेरे दोस्तों। मेजर रीजन्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर रीजन्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे ये दालें ग्रो की जाती हैं। आपने नोट कर लिया है। अब दालों के बाद हम अगला जो भाग है उसको देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ऑयल सीड्स। अगला जो भाग है दैट वी कॉल एज ऑयल सीड्स।
देखिए, these are vital for the production of edible oil in the nation. है ना, जैसे ग्राउंड नट हुआ, मूंगफली का तेल. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम दुनिया के, मतलब पूरी दुनिया में बात कर रहा हूं, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं. इसके साथ साथ आप आगे देखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट क्या है. थर्ड स्टेटमेंट क्या है, भारत जो है ग्राउंडनट का जो सबसे बड़ा एरिया है वो ऑयल सीड क्रॉप के रूप में देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप कुछ देखिएगा कौन कौन सी ऑयल सीड्स ग्रो होती हैं. पहली ऑयल सीड वी हैव इज ग्राउंडनट. वी हैव इज ग्राउंडनट, राइट. ग्राउंडनट, इट इज the largest oil seed. It is the largest oil seed grown in India in terms of area. In terms of area, कहां ग्रो की जाती है? It is grown in आप समझिएगा, इसको ग्रो किया जाता है प्लेटू रीजन में. प्लेटू रीजन में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे प्लेटू रीजन में. बट गुजरात है ना, गुजरात में तो भर भर के ग्राउंडनट ग्रो होता है. गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना. अगर आपको तीन राज्य पता लगे तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. ये तीन रीजन्स हैं जहां पे आपको ये ऑयल सीड्स दिखाई देंगी. देन ग्राउंडनट के साथ एक और अच्छी बात ये भी है कि जो ग्राउंडनट की क्रॉप है ना, ये क्रॉप रोटेशन के साथ यूज की जाती है. कॉमनली यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन विद कॉटन. क्योंकि आपको पता है जहां जहां पे कॉटन ग्रो किया जाता है ना, एक साल मतलब एक सीजन में कॉटन ग्रो कर लेते हैं, अगले सीजन में ग्राउंडनट. एक में कॉटन, एक में ग्राउंडनट. ठीक है, नहीं 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 नहीं, लेग्यूम बेटा पल्सेस होती है. हाँ, मूंगफली होती है बहुत जगह. मैंने मेजर रीजन्स लिखवाए हैं बाबू, मेजर रीजन्स. मैं भी कल अपने घर के बाजू वाले खेत में मूंगफली ग्रो करके बोलूं राजस्थान में भी होती है, ऐसे थोड़ी होगा, है ना. चलिए नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखें, सनफ्लावर ऑयल. देखिए, पहले तो सनफ्लावर ऑयल कोई खाता नहीं था. ठीक है, इट बिकेम पॉपुलर इन लास्ट 30 to 40 years. बिकेम पॉपुलर इन लास्ट 30 to 40 years. क्यों? क्योंकि सनफ्लावर्स का यूज जो है ना, सनफ्लावर्स जो है
इनका यूज किया जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, इनका यूज किया जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, मतलब फ्रेग्रेंस वगैरह, या मतलब ऐसा हो जाए सजाने वजाने के चक्कर में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जब इनका यूज बढ़ा, तब आप सनफ्लावर ऑयल को आज भारत के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करते हुए देखते हैं। ठीक है, बड़ा लाइट ऑयल होता है, दिस इज वेरी लाइट ऑयल, एंड ये ना ड्राईलैंड फार्मिंग है। अब आपको पता लग गया होगा ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग मतलब जहां पे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, मतलब सिर्फ जितना बारिश का पानी आ जाए चल जाएगा, इरिगेशन विरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऑलिव जो है ना बेटा, ऑलिव ऑयल जो है वो यूरोप में होता है, जो मेडिटेरेनियन रीजन है ना, जो भूमध्य सागर के आसपास का रीजन है, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, है ना, ये रीजन ऑलिव ऑयल खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुभम, बेटर मैनेजमेंट के लिए करते हैं, बेटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अभी अगर हम देखें इस समय पे आप सबसे अनहेल्दी ऑयल जो खाते हो वो है पाम ऑयल, राइट। इट इज करंटली most consumed oil in the nation. It is derived from palm trees, और भारत है ना लार्ज स्केल पे इंपोर्ट करता है। इंडिया इंपोर्ट्स पाम ऑयल, ये इंडिया इंपोर्ट करता है कहां से? ये करता है बेटा इंपोर्ट इंडोनेशिया से, ये इंपोर्ट करता है बेटा मलेशिया से। कहां से? इंडोनेशिया और मलेशिया से। राइट इंडिया कहां से इंपोर्ट करता है? इंडोनेशिया से और मलेशिया से। ये जो है दिस इज नेटिव टू नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। नेटिव मतलब वहां की ही क्रॉप है, वहां पे सबसे पहले वहां पे ग्रो की जाती थी, फिर भारत में हमने इसको अभी ग्रो करना शुरू किया है। क्योंकि सस्ता है इसलिए, क्योंकि सस्ता है बेटा इसलिए। ठीक है, पाम ऑयल को बेटा पाम ऑयल ही कहते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल आपको पता है राबी क्रॉप है ना बेटा, मस्टर्ड तो राबी क्रॉप है। लिखवा दिया तो आपको उसकी सारी कंडीशंस पता लग गई कि ठंड में ग्रो होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर उसको रेनफॉल चाहिए। पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, इन रीजन में ग्रो किया जाता है। ठीक है, व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक्स। सोया जो है ना बेटा, सोया जो होता है वो पल्सेस में आ जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट, बिल्कुल सही है, नोट कर लिया। तो आगे बढ़ू। रिफाइंड ऑयल बेटा वो तो इंडस्ट्री में बनाता है, वो इंडस्ट्रियल ऑयल है। नोटेड, क्योंकि इसके अंदर जो फैट होता है ना बेटा वो हमारी बॉडी में जाके जमता है। हाँ, ऐसी जगहों पे होता है, कुरकुरे वुरकुरे, लेज, कुरकुरे। नोटेड, डन। चलिए, बस एक बार इतने तो याद कर लो, ऐसे तो फिर हजारों क्रॉप्स हैं, कहां हो पाएंगी।
अभी तो हम जो जो मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो बता रहा हूं, इतना ही यूपीएससी इतना इससे ज्यादा डिटेल में जाता भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव शुगर केन। शुगर केन जो है दिस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। कैसी क्रॉप है बेटा? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसको 100 से 150 सेंटीमीटर तक का पानी चाहिए, मतलब 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और भारत की ये ट्रेडिशनल लेवल पे अगर आप देखा जाए तो भारत के लिए ये ट्रेडिशनल कैश क्रॉप है, ट्रेडिशनल कैश क्रॉप है इंडिया के लिए, ठीक है। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ट्रेडिशनल कैश क्रॉप के रूप में देखा जाता है। और शुगर केन जो है ना, ये एक ऐसी क्रॉप है जो कि क्लेई सॉइल में बेस्ट सूटेड, बेस्ट डेवलप्ड इन क्लेई सॉइल। क्योंकि आप खुद समझो, जिन क्रॉप्स को ज्यादा पानी चाहिए होता है ना, वो क्लेई सॉइल ही प्रेफर करती हैं, बेस्ट सूटेड इन क्लेई सॉइल्स। तो क्या महाराष्ट्र में शुगर केन होगा? यस, क्योंकि ब्लैक सॉइल के पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, है ना। हाँ, राइस के जैसे वाटर इंटेंसिव है, राइस से भी ज्यादा बेटा, राइस से भी ज्यादा। ठीक है। अब अगर हम बात करें शुगर केन की ना, दो वेराइटीज हैं। एक वेराइटी को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेराइटी, नाम याद रखना है, सब ट्रॉपिकल वेराइटी। एक है ट्रॉपिकल वेराइटी। अब जो सब ट्रॉपिकल वेराइटी का मतलब क्या है? ये ग्रो की जाती है, ग्रोन इन रिलेटिवली, ऐसा नहीं कि ठंडे, इससे रिलेटिवली कूलर प्लेसेस देन ट्रॉपिकल वेराइटी। ट्रॉपिकल वेराइटी से रिलेटिवली कूलर वेराइटी में पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये ग्रो की जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, जैसे कि लार्ज स्केल पे अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न यूपी, ठीक है। ट्रॉपिकल वेराइटी ग्रोन इन सदर्न पार्ट ऑफ द नेशन, भारत के सदर्न पार्ट ऑफ द नेशन। और सदर्न पार्ट ऑफ द नेशन का मतलब क्या है? सदर्न पार्ट ऑफ द नेशन का मतलब है ये आपको मिलेगी लार्जली आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना। आंध्र प्रदेश बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करने वाला है अब इसको, है ना। लार्ज स्केल पे इसको ग्रो करेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके साथ साथ कावेरी बेसिन इन रीजन्स के अंदर। अब एक बात समझो कि भारत में इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अगर हम दो वैरायटीज देख रहे हैं तो दोनों में अच्छी कौन सी है? सबसे पहले तो आप एक बात समझिएगा, जो ट्रॉपिकल वैरायटी जो है हैज हाई शुगर कंटेंट, ट्रॉपिकल वैरायटी हैज हाई शुगर कंटेंट, हायर प्रोडक्टिविटी, है ना। शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड, मतलब वो जल्दी ग्रो हो जाती है। शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड मतलब अगर आप
सब ट्रॉपिकल वैरायटी को देखोगे, इसको ग्रो होने में 6 महीने लगते हैं, तो ये 4 महीने में ग्रो हो जाएगी, राइट। एंड सदर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया, ओहो, सदर्न इंडिया हैज फेवरेबल climatic condition for cultivation. ठीक है, अब जो ये शुगर केन है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल का प्रोडक्शन करना होता है ना बेटा, उसमें भी ये बहुत काम आती है। इथेनॉल के प्रोडक्शन में शुगर केन का बहुत यूज किया जाता है। एक बात बताता हूं, शुगर केन है ना बेटा, रीजनरेटिव क्रॉप है। अब ये सर क्या बड़े बड़े यूज कर रहे हो वर्ड, आज आप इतना क्या इंप्रेस हो गए हमारी शांति से कि आप इतने भारी भरकम शब्द पढ़ाने लग गए। सर रीजनरेटिव क्रॉप का मतलब क्या होता है? आपने ना देखकर नहीं पता लगता, इसके अंदर का सुक्रोज कंटेंट है, सुक्रोज कंटेंट है, ठीक है। देखो क्या होता है, जब ना आप किसी पार्क में जाते हो तो पार्क में जाते ही आपको देखने को मिलता है कि एक माली है, वो ग्रास को क्या कर देता है, काट देता है। फिर आप 2 दिन बाद जाते हो, ग्रास फिर ग्रो हो जाती है, फिर वो काट देता है, फिर ग्रो हो जाती है। ऐसे ही ये भी एक ऐसी क्रॉप है जो कि अगर आपने मान लीजिए ये शुगर केन ग्रो हो गया, ठीक है, अब क्या हुआ, किसान क्या करेगा, शुगर केन को काट दिया, शुगर केन को काट दिया, काटने के बाद यहां से तो वो पर्टिकुलरली गन्ना ले गया, और पीछे का जो हिस्सा है ना, ये जो बचा हुआ भाग है, ये जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ जो भाग है, ये वापस क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। ये बचा हुआ भाग क्या कर जाता है, वापस ग्रो कर जाता है, राइट। सो इसीलिए इसको रटून क्रॉप, इस प्रोसेस को रटूनिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रटूनिंग। रटूनिंग का मतलब है एक बार काट दिया, फिर वापस हमें नए सीड की जरूरत नहीं है, वापस ग्रो कर जाएगा, वापस ग्रो कर जाएगा। अरे मेरे को भी ऐड कर लो, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था, तुमने ऐड ही नहीं किया। ना ना ना, राइस रीजनरेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपने देखा, आई होप आई हैव यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीवन। चलो यहां पे एक लास्ट लाइन लिखवा रहा हूं, याद रखना, ड्यू टू इट्स मोर रिलायबल एंड profitable nature, it is preferred widely by farmers. It is preferred widely by farmers. फार्मर्स जान के इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से
ग्रो हो जाती है और प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। एंड मोस्ट फार्मर्स ग्रो शुगर केन इन ड्यूरिंग खारिफ सीजन। कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? खारिफ सीजन के अंदर ग्रो करते हैं। डन रहा? चलिए, चलो गन्ने का जूस पी लेना, थोड़ा तुम्हारे दिमाग में ठंडक पहुंचे। अब दो क्रॉप्स और हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन। इसके बारे में तो मेरे को लगता है मेरी क्लास में बैठा हर व्यक्ति अब जानता होगा कि क्या क्या चाहिए होता है। मेजर कैश क्रॉप है। इट इज अ मेजर कैश क्रॉप एंड अ ड्राईलैंड क्रॉप। ड्राईलैंड क्रॉप का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार मैं ये वर्ड यूज कर चुका हूं, मतलब ज्यादा पानी इसको भी नहीं चाहिए होता है। राइट, इट इज वेल ग्रोन इन relatively drier areas. It is well grown relatively in drier areas. ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है। और अगली खासियत अगर आप देखेंगे कॉटन के लिए, तो जो आपको जान के मजा आ जाएगा, ये एक्सेसिव रेन टॉलरेट नहीं कर सकती। ठीक है, इट कैन नॉट टॉलरेट एक्सेसिव रेन। ठीक है, एक्सेसिव रेन ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। होता ये है, मान लीजिए ये कॉटन का ये एक प्लांट है। कॉटन की जो रूट्स होती है ना, ये जो रूट्स है, यहां तो मॉइस्चर होना चाहिए। रूट तो हमेशा क्या होनी चाहिए? वेट होनी चाहिए। और जो ये कॉटन के ऊपर के जो फ्लावर्स हैं, ये लार्जली इनको चाहिए सनलाइट। और अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो गई तो इसके जो ये प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। राइट, तो सनलाइट चाहिए। और राइट, इट रिक्वायर्स more than 200 frost free days। मतलब ठंड तो बिल्कुल भी नहीं, 200 से ज्यादा फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट देखोगे तो सॉइल रिक्वायरमेंट आपको पता है, ब्लैक सॉइल, जो कि किस कैरेक्टर की होती है? सर, ये क्लेई होती है। ब्लैक सॉइल कैसी होती है? क्लेई होती है। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है, कॉटन जो है, इट इज हाईली वल्नरेबल टू पेस्ट अटैक्स। हाईली वल्नरेबल टू पेस्ट अटैक। ठीक है, दैट्स वाई पेस्ट अटैक, हेंस फार्मर्स यूज pesticides intensively पेस्टिसाइड यूज होता है।
आपको पता होगा भारत के अंदर जो हम कॉटन ग्रो कर रहे हैं उसे हम बैसिलस thuringiensis कॉटन, बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। बट फिर भी अब नए पेस्ट आ गए जो इनको अटैक कर देते हैं। व्हाट इज पेस्ट अटैक? अच्छा एक काम करो, गूगल खोलो, लिखो इसमें व्हाट इज पेस्ट अटैक। ठीक है, ठीक है। अब कहां कहां ग्रो की जाती है? मेजर ग्रोइंग रीजन्स, फर्स्ट ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो महाराष्ट्र अब और गुजरात, ये तो ट्रेडिशनली यहां तो हो ही रही है, ये तो ट्रेडिशनल रीजन है। बट इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, महाराष्ट्र गुजरात के साथ साथ आजकल ये पंजाब, पंजाब में इसे नरमा कहा जाता है ना। अमेरिका की लॉन्ग फाइबर कॉटन होती है ना। पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान, यहां पे इसलिए ग्रो की जाती है क्योंकि इस रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट हुआ। ठीक है जी। लॉन्ग स्टेपल क्रॉप, स्टेपल नहीं है बेटा, ये खाते थोड़ी हो कॉटन को। हाँ, कॉटन से ऑयल जरूर बन रहा है, कॉटन सीड ऑयल कहते हैं, कॉटन सीड ऑयल कहते हैं। डन, आगे बढ़ा जाए। कावेरी बेसिन में भी होता है। अब कावेरी बेसिन, जहां जहां कावेरी नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है, उस बेसिन के अंदर भी इसको ग्रो किया जाता है, जैसे कि कोयम्बटोर है ना, देन मैसूर, देन इरोड, देन करूर। याद करो ये लम्हा जो मैंने आपको ये सारे नाम बताए थे जब कावेरी रिवर बताई थी। अब दो जो मेन इस सेमेस्टर हम करने वाले हैं, दैट इज टी और कॉफी। टी और कॉफी ऐसे तो खत्म होंगी नहीं, ये तो आप 4-5 दिन लगे रहेंगे तो भी ये खत्म नहीं होंगी। ठीक है, वी हैव टी। जब हम टी की बात करते हैं, चाय की बात करते हैं, ये ना भारत में सबसे वेटेस्ट क्रॉप है जिसको हैवी रेनफॉल की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ना, ये चाय हम कहते जरूर रहते हैं, हम शौकीन हैं चाय के, बट चाय भारत में बेटा कामरान 2 से 3 बार यूज हो जाता है, उसके बाद नहीं, फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है शुगर केन की। देखो कहते तो रहते चाय के बिना जिंदगी नहीं चलती है ना। बट अब चाय भारत की क्रॉप नहीं है, चाय भारत में आई चाइना से, चाय है चाइना की क्रॉप, राइट, चाय है चाइना की क्रॉप, चाइना से भारत के अंदर आई है। ठीक है, चाइना के अंदर भारत, चाइना से भारत के अंदर आई है। टी जो है, टी इज वेटेस्ट क्रॉप इन इंडिया, वेटेस्ट क्रॉप इन इंडिया। It requires 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ठीक है, और फ्रीक्वेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। इसको 2-3 कंडीशन ऐसी हैं जो मेजर चाहिए, वो क्या क्या है देखिए। पहले तो टी जो है इसको चाहिए स्टीप स्लोप, ये स्लोप के रीजन में होती है।
दूसरा इसको चाहिए मॉर्निंग ड्यू, मतलब ओस की बूंदें मॉर्निंग में। देन तीसरा इसको हाई रेनफॉल चाहिए। ठीक है, ये तीन तो चीजें इसकी रिक्वायर है ही, चाय के बिना सुबह नहीं होती। ठीक है, स्लोप इसलिए चाहिए क्योंकि वाटर ड्रेनेज अच्छा हो, वाटर ड्रेनेज शुड बी गुड। वाटर ड्रेनेज इज गुड क्योंकि स्लोप है। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे टी को कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग। ठीक है, हाई रेनफॉल आपको बता दिया, मॉर्निंग ड्यू जो है वो भी आपको बता दिया। इसके साथ साथ अगर आप टी की बात करेंगे तो भारत में टी को जो ग्रो किया जाता है वो असम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, असम is the largest प्रोड्यूसर। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखेंगे तो आपको दार्जिलिंग मिल जाएगा। देन आपको मिल जाएगा केरला, तमिलनाडु, डन रहा। इसके बाद आ जाए, वी हैव कॉफी। देखिए कॉफी और टी के लिए ऑलमोस्ट सेम कंडीशन चाहिए। ठीक है, कॉफी और टी के लिए सेम कंडीशन चाहिए। सेम कंडीशन का मतलब यहां पे भी मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, पहली चीज तो ये है, मॉडरेट से हैवी रेनफॉल अराउंड 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए। ठीक है, वार्म टू कूल क्लाइमेट, वार्म टू कूल क्लाइमेट्स, वार्म टू कूल क्लाइमेट्स। अनलाइक टी, कॉफी कैन टॉलरेट सम वाटर स्टेग्नेशन, मतलब ये थोड़ा सा वाटर स्टेग्नेशन झेल सकती है, ऐसी बात नहीं है। कॉफी जो है ये शेड लविंग है, मतलब छाया में ग्रो होती है, एक पेड़ की छाया में ग्रो होगी। भारत के अंदर क्या किया जाता है, जहां पे कॉफी ग्रो की जाती है ना, वहां पे टीक का पेड़ लगाया जाता है और टीक की जो शेड होती है, छाया होती है, उसके अंदर कॉफी को ग्रो किया जाता है ना। अरेबिका, रोबस्टा, मोचा, वर्जीनिया, बड़े तरीके की कॉफी होती हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक बात समझना, ये बात यह है, इट कैन नॉट
टॉलरेट डायरेक्ट सनलाइट, ये डायरेक्ट सनलाइट टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 तरीके की कॉफी है, बड़ी सारी आती है वैसे तो, स्टारबक्स की भी आती है ठीक है, टिम हॉर्टन की भी आती है आजकल तो, अरेबिका, मोचा, वर्जीनिया। ठीक है, भारत के अंदर क्या है, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, कर्नाटका। अच्छा, एक बात बताता हूं बेटा, ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली जो लाइन है ना, रुको रुको, ये वाली जो लाइन है, ये कॉफी के लिए है। ठीक है, और ये भी, इसको हटा ही देता हूं, डाउट आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, यहां पे एक काम करते हैं, 3 जो हैं वो इधर लिख देते हैं, मोचा, अरेबिका, वर्जीनिया। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। ये सारी ना कॉफी की वैरायटीज हैं, सारी कॉफी की वैरायटीज हैं। नोट कर लिया भाई? नहीं बेटा, अभी कुछ मत करो, अभी तो जो पढ़ रहा है वो पढ़ो। 2030 में अटेम्प्ट देना है, 2030 का किसने पता यार क्या होगा 2030 तक, कौन जानता है 2030 तक क्या होने वाला है। मतलब इतनी लंबी बात पूछ रहे हो, 2030 तक, 2030 तक भाई पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। यस एवरीवन, हाँ 2026 में दुनिया खत्म हो गई फिर। चलिए, बढ़ा जाए आगे। सो वी आर डन विद दीज ऑल क्रॉप्स। अब हम आते हैं अगले एक बढ़िया क्षेत्र पे, जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। मतलब अब तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ये इतना, मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है ये सब कुछ, अब शिकायत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी तरीके से। सॉइल भी बहुत पूरा डिटेल में पढ़ाया है ना। देखिए, बताओ तुम्हारे नाम पे ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट हैपेंस इज डेमोग्राफिक थ्योरी, डेमोग्राफिक थ्योरी पढ़ाऊं बेटा? आज क्लास लंबी नहीं लेंगे बेटा, आज क्लास लंबी नहीं ले सकते हैं। कारण इसका यह है कि थोड़ा घर पे, आपको भी पता आज नहीं टाइम पे पहुंचे है ना, तो क्या हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। चलिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था कि इरेटोस्थनीज ने डेफिनेशन दी थी
ज्योग्राफी की और कहा कि ज्योग्राफी इज इतनी देर से सॉरी इरेटोस्थेनीज ने कहा ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन। हरि ओम, आई एम सॉरी गाइस। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन, ये इरेटोस्थेनीज ने कहा। और इसलिए विदाउट ह्यूमन ये पूरी धरती के बारे में जानना, ये धरती के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, है ना। और कोई औचित्य भी नहीं है कि हम ह्यूमंस को अगर कंसीडर ना करें तो स्टडी ऑफ अर्थ इज इनकम्प्लीट। ठीक है। सो जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये बोला जाता है कि आज जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो इस धरती के ऊपर होने वाले जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको प्रभावित करती हैं। एंड उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको ये हमारा वातावरण भी प्रभावित करता है। ऐसे करते करते हम समझे कि अब बिना ह्यूमंस को जाने ज्योग्राफी तो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए हमने क्या किया, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ, हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की। इस कारण से सबसे पहले जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर जो पार्ट आता है वो क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी के पहले भाग के अंदर हमें समझना है डेमोग्राफी क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आज की लास्ट क्लास के अंदर हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन देके जा रहा हूं, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, दिल्ली में मुंह नहीं निकलेगा, कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिक इंट्रोडक्शन से कि जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी, यहां पे भी आप दो वर्ड देखते हैं, वन इज डेमोस एंड सेकंड इज ग्राफोस, है ना। यहां पे इन दोनों का मतलब अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या निकल के आएगा। डेमोस का मतलब होता है पीपल और पॉपुलेशन, पीपल और पॉपुलेशन। ठीक है। ग्राफोस का मतलब क्या है, ग्राफोस का मतलब होता है बेटा स्टडी, राइट। सो जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तब हम उसे डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। बट एक बात नहीं समझ में आती, पॉपुलेशन की क्या स्टडी करें सर। पॉपुलेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन की, उनको स्टडी करते हैं। सर जैसे हम जानते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट कितना है, राइट। इस पॉपुलेशन के अंदर डेथ रेट कितना है, इस पॉपुलेशन के अंदर जो इन्फेंट है, या आप इन्फेंट छोड़ो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, या इस पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है। जैसे हम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, है ना। इस पॉपुलेशन के अंदर सेक्स रेशियो कितना है, ये सारे एटसेट्रा लिख रहा हूं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन सबको स्टडी करने का जो काम किया जाता है, इन सबको जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, राइट। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, टोटल रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रोस्पेक्ट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। अब हमें एक बात समझना है, वो ये
कि जब भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब इसके अंदर एक चीज को जरूर ध्यान में रखते हैं। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो क्या होती है। पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होती है? तो हमें पता लगा सर पॉपुलेशन की ग्रोथ का मतलब यह है कि अगर मान लो मैं इसको नेचुरल देखूं, माइग्रेशन वाइग्रेशन कंसीडर ना करूं, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ को देखता हूं, तो ये मुझे क्या बताएगी? ये मुझे बताएगी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कि कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई। उसको अगर हम देखेंगे तो इससे हमें क्या पता लगेगा? नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में सिर्फ यही दो नहीं होते, माइग्रेशन भी होता है। बट हम यहां पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं नेचुरल, तो नेचुरल कारणों से तो ये है, माइग्रेशन तो हमारी वजह से होता है ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ये हो गया। अब एक बात समझो कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे है, बट ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, बर्थ रेट और डेथ रेट है, इनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं। हां सर, सर दोनों को प्रभावित करते हैं। इसी को समझाने के लिए एक पर्टिकुलर थ्योरी आई जिसे हम माल्थस थ्योरी कहते हैं। इसी पॉपुलेशन ग्रोथ को समझाने के लिए एक थ्योरी आई जिसे माल्थस थ्योरी कहते हैं। यह थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दी और थॉमस माल्थस के द्वारा इस थ्योरी को प्रोवाइड किया गया। इसे माल्थुसियन थ्योरी भी कहते हैं। अब ये क्या बताती है थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि जो ये पूरी धरती है ना, इस धरती के ऊपर जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, इस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इतना तेजी से नहीं होता जितनी तेजी से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इसने एक मैथमेटिकल आइडिया दिया कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। अब ये तो सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन, सो आप देखिएगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? सर 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। बट ये कहता कि जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? सर 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। तो क्या पॉपुलेशन फास्ट बढ़ रही है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? सर पहले तक तो सेम था, फिर पॉपुलेशन जो है वो आगे निकल गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना आगे नहीं निकल पाया। राइट? सही तो लिखा है। अरिथमेटिक ऊपर है, ज्योमेट्रिक नीचे है। क्रिस्पी नोट कैसे बनाएं? क्रिस्पी नोट इसको उसके अंदर नोट्स बना के उसको माइक्रोवेव में रख दो, क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। ये कहता है, कैसे भाई यार डाउट पूछते हो यार तुम, क्रिस्पी नोट्स कैसे बनाए? मेरी जिंदगी में 8 साल में मैंने लाखों बच्चे पढ़ाए, बट तुम जैसे लोग नहीं पढ़ाए सच में। मतलब दिस इज समथिंग विच इज रियली बिजार। क्रिस्पी नोट्स कैसे बनाए? क्रिस्पी नोट्स
जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है वो बाहर बाहर जाए मैकडी पे, वहां जाके उनको बोले इसको क्रिस्पी कर दो। एग्रीकल्चर इज अ गुड ऑप्शन बेटा, थोड़ा सा ना एग्रीकल्चर का वो तो बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं, सक्सेस रेट तो अच्छा है, बट एमएससी लेवल तक का पूछा जाता है ठीक है जेनजी नहीं भाई, ये मतलब थोड़े समय में मेरे को इतना पता है, जिस मानसिक विकास के दौर में आप चल रहे हो ना, मेरा बच्चा 5वीं क्लास में सब चीजें जानता होगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि उसको तो यार ढंग से पढ़ाऊं ऐसे ना पढ़ाऊं जैसा तुम पढ़ के आए हो, सच में यार। मतलब इट इज सिंपली, मेरे को ऐसा लगने लगा कि क्या कर रहा हूं, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन गामा, मुझे नहीं पता ये कौन सी है, बट ये क्रिस्पी वाला तो ठीक है। चलिए यार, माल्टस थ्योरी पे बात कर रहे थे, क्रिस्पी नोट्स बनाने आ गए चलिए चलिए, व्हाट हैपेंस इज, माल्टस थ्योरी कहती है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो तो बढ़ता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, लाइक दिस, ठीक है। ये जो है, दिस इज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। ये है ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। अब एक बात समझना, देखिएगा, जब तक ये वाला जो स्टेज है इसको मैं 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, देखिएगा, दिस स्टेज, स्टेज नंबर ए, एंड देन वी हैव दिस स्टेज, स्टेज नंबर बी। ए नंबर स्टेज के अंदर क्या है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज मोर देन पॉपुलेशन, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज मोर देन पॉपुलेशन, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद सेकंड, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर पॉपुलेशन इज greater than agricultural production। तब एक बात बताओ कि अगर मैं यहां के बाद, इस पॉइंट के बाद देखूं, तो क्या पॉपुलेशन एक्सीड कर गई? जी हां। अब देखिए, what happens is, according to Thomas Malthus, till the time the agricultural production is less, is more than that of human population, बहुत आराम से दुनिया चलती रहेगी, लोगों के पास खाने को रिसोर्सेज होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट
जब ये पॉपुलेशन एक्सीड कर जाएगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से, जब ये पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से प्रोसीड कर जाएगी, तब एक दिन ऐसा आएगा जब नेचर बहुत सारे ड्रॉट, फेमाइन, डिजीज, फ्लड, लैंडस्लाइड और बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाएगी जिससे कैटास्ट्रॉफ होने लगेगा। मतलब ये है, ये वो रीजन है, इस रीजन को, इस पॉइंट को बोला गया माल्थस कैटास्ट्रॉफ। इस रीजन को बोला गया माल्थस कैटास्ट्रॉफ। माल्थस कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या है? माल्थस कैटास्ट्रॉफ का मतलब यह है कि ये एक ऐसा कैटास्ट्रॉफ है जहां पे, जिसके बाद, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है बहुत बड़े डिजास्टर, इसके बाद जो है, इसके बाद फ्लड, ड्रॉट, है ना, डिजीज, ये सब आएंगे और इस दुनिया से पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म होने लगेगी और फिर वापस हम पहले वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। माल्थस का कहना था कि जब तक हम इस धरती पे हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी जोन में रहें। बस इस जोन में रहेंगे कैसे? ये जोन जो है, इस जोन का मतलब है पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम कैसे होगी? पॉपुलेशन कम होगी ब्रह्मचर्य से, यानी कि सेलिबेसी से, है ना। पॉपुलेशन कम होगी मैरिज एज जो है उसको, मैरिज को थोड़ा सा डिले करने से, और इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। बट अगर आपने ये सब नहीं किया, तब फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। ये वाले जो चेक है ना, ये वो कहता है कि ऐसे जो स्टेप्स हैं, ये प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं। ये कैसे स्टेप्स हैं? प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं कि कर लो, तब तक तो ठीक रहोगे, नहीं तो फिर कोविड जैसा कोई एक ऐसा डिजीज आएगा, देन यू विल बी वाइप्ड आउट। देन ये वाला जो रीजन है, यहां पे वो बोलते हैं इन चेक्स को, इन स्टेप्स को पॉजिटिव स्टेप्स बोला जाता है, पॉजिटिव चेक बोला जाता है। और पॉजिटिव चेक कौन लेता है बेटा? नेचर लेता है। और फिर नेचर ऐसे डिजीजेस देगी कि भारी भरकम जनसंख्या वो क्या होगी, पूरी की पूरी निपट जाएगी, राइट। और ये जो माल्थुसियन ट्रैप है, माल्थुसियन ट्रैप का मतलब होता है पॉवर्टी के और गरीबी के अंदर, हंगर के अंदर जीना, वो माल्थुसियन ट्रैप है। क्योंकि जब अगर आप इस स्टेज में पहुंचोगे तो इसका मतलब है आप माल्थुसियन ट्रैप में हो, क्योंकि इस समय पे पॉपुलेशन ज्यादा है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम है, तो आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज माल्थुसियन ट्रैप। राइट। सो ये है माल्थस की थ्योरी। सो 1790s के अराउंड दीपिका माल्थस की थ्योरी हुई थी। कैटास्ट्रॉफ का मतलब डिजास्टर, ठीक है। हाँ, टीएफआर अभी 1.9 हो गया है। मैरिज डिले का मतलब शादी की उम्र में थोड़ी सी डिले करना, 15 साल के अंदर ही शादी नहीं करनी, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ उसी समय की बात करती है। आज इस थ्योरी को अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन की बात नहीं करती है। क्रिटिसिज्म आप अगले सेमेस्टर में बड़े प्यार से समझ लोगे जब मैं आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोविड जैसी जो डिजीजेस हैं उनको, वो यहीं पे काम आती हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव चेक्स आते हैं और पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। राइट। सो this was all about the prospects related to
ह्यूमन ज्योग्राफी का बेसिक, बिल्कुल बेसिक हमने किया। अब मेरी बात बहुत गौर से, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इतने दिन हम साथ में रहे, बहुत बार मैंने आप पे गुस्सा भी किया, बहुत बार आपने मुझे हंसाया भी। मैं भी याद रखूंगा कि कुछ कुछ क्रिस्पी मेरी जिंदगी में भी चलता रहे, है ना। और आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतने दिन तक हम एक साथ रहे हैं, और आई होप आप इन 20 क्लासेस को एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में काउंट करेंगे। और डेफिनेटली एक बात बताना चाहता हूं, वो ये कि लाइफ में हम जिस दौर में आप लोग हैं, उस दौर के अंदर सबसे जरूरी चीज है थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लिए, आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। हम कभी भी किसी भी क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, मैंने पहले भी बहुत बच्चे पढ़ाए जिन्होंने सिलेक्शन हासिल किया, मैं अभी भी बहुत बच्चे पढ़ा रहा हूं जो आगे आने वाले समय में सिलेक्शन हासिल करेंगे। बस हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमारी यही दिली तमन्ना भी रहती है कि हर बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। एंड एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी मेंबर of this institute, esteemed institute, I just want to say one thing: channelize your energy, do not waste your potential. If you believe that you can do it, you will definitely do it, right? And I would really miss you people, because this is one class जो मुझे बड़ी रिफ्रेशिंग क्लास लगती थी, जहां पे मुझे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परेशान भी किया है, बट मैंने भी उनको साइमल्टेनियसली जवाब दिए। तो ये प्यार और तकरार हमारे बीच में चलता रहा है। और जो इंस्टाग्राम पे आपने ग्रुप बनाया है, मैं वेट करूंगा, मुझे अभी तक ऐड नहीं किया गया, मुझे ढूंढ के तुम्हें ऐड करना है। नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर वी विल स्टार्ट विद फिजिकल ज्योग्राफी, पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ अगला जो उसके अगला सेमेस्टर होगा, इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस तरीके से हमारा ज्योग्राफी का ये बड़ा सेगमेंट खत्म होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि आज की क्लास हम यहां तक रख रहे हैं, राइट? और I will certainly miss you people. Thank you so much for joining with me in these classes and being patient sometimes and being impatient many times. But I would request you all, when we will meet next time, you will come with good energy, good attitude, good behavior, and a sensible human being who is aspiring to serve this nation. Signing off. Thank you so much. Have a very good night. Bye-bye. All the very best for your future. Bye-bye.